नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थी कवर करेंगे कि पॉलिटी का जो प्रैक्टिस सेट तीसरा है और ये जो क्लास होगी आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव है वो जो है पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे और यदि चाहते हैं तो आप जो है इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए जो है स्क्रीन में जैसा कि आप सब पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। विकल्प में दिया है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट और दूसरा विकल्प दिया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और तीसरा विकल्प दिया है उद्देशिका जिसे कहते हैं प्रियम्बल और संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये जो प्रश्न है कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 में पूछा गया था, यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया था और यूपी पीएससी जीआईसी 2008 में पूछा गया था। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया था और यूपी पीसीएस मेंस जो है 2013-15 में पूछा गया है। तो आप लोग आंसर बताने का प्रयास करें। पहली चीज़ तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में जितने भी विकल्प दिए हैं सभी विकल्पों का हम लोग मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और विकल्प जो दिए हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। और यदि बात करते हैं कि किस आर्टिकल के तहत किया गया है, अनुच्छेद जो है 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसी मूल अधिकार के तहत जो है एक आर्टिकल है अनुच्छेद 32। तो आर्टिकल जो 32 है तो अनुच्छेद 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के विषय में बताया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। अब देखिए यहाँ पे संविधान की हृदय एवं आत्मा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा था, क्योंकि मौलिक अधिकारों का ये एकमात्र ऐसा अधिकार था इसके तहत क्या होता था कि यदि आपके उपरोक्त जितने भी अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। और एक आर्टिकल होता है अनुच्छेद 226 होता है। तो अनुच्छेद 226 के तहत जो व्यक्ति होता है वह हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया था, संविधान की आत्मा पूछा गया था, अर्थात विकल्प ये क्या होगा, सही नहीं होगा। अब देखिए अगला विकल्प दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं तो इनका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। और यदि बात करते हैं कि किस आर्टिकल में किया गया है तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और इसी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद जो 40 है इस अनुच्छेद 40 को जो गांधी जी थे तो गांधी जी ने इस अनुच्छेद 40 को राज्य की आत्मा कहा था। ध्यान समझना है आपको, राज्य की आत्मा जो है इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी।
अब देखिए यहाँ पे अगला जो विकल्प दिया है उद्देशिका, जिसे प्रियम्बल कहते हैं या जिसे प्रस्तावना कहते हैं। अब देखिए जो उद्देशिका है, इसी उद्देशिका को ही क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा जो है इसी उद्देशिका को कहा जाता है। और ये एक विद्वान थे, के एम मुंशी थे। तो के एम मुंशी ने जो है उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा दी थी, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल होरोस्कोप की जो है संज्ञा जो है के एम मुंशी ने उद्देशिका को दिया था। और इसी क्रम में यदि बात करते हैं तो एक विद्वान थे सुभाष कश्यप, आप नोट कर लेंगे, सुभाष कश्यप थे। तो सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के विषय में कहा था संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। अब देखिए इसी उद्देशिका के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने भी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो उद्देशिका है, उद्देशिका के और नाम भी क्या हैं, इनके अन्य नाम क्या क्या हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो आप सभी ने यहाँ पर मूल्यांकन किया कि पहला जो प्रश्न था, इस पहले प्रश्न का जो आपका आंसर हो गया है वह है उद्देशिका, अर्थात सी जो है राइट आंसर हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और उम्मीद करते हैं कि पहले प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई होगी। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। और विकल्प में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अंबेडकर, के एम मुंशी और महात्मा गांधी। ये 5 विकल्प हैं और ये पीसीएस प्री 2013 में प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखिए मैंने प्रश्नों का स्तर जो है थोड़ा सा इसलिए हार्ड बनाया है ताकि आपके एग्ज़ाम में यदि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जो है उसको कर सके आसानी से। तो यदि इस विकल्प का हम मूल्यांकन करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प जो डी है, तो के एम मुंशी ने ही संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। विकल्प जो डी है वही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि जवाहरलाल नेहरू को देखा जाए तो एक समिति थी, संघ संविधान समिति थी या जो है संघ शक्ति समिति थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी क्रम में जो अगला विकल्प दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और बी.आर. जो अंबेडकर दिया है, तो बी.आर. अंबेडकर को आप लोग जानते होंगे कि एक प्रारूप समिति थी और इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। और इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया था। तो इस तरीके से आप सभी ने देखा कि क्वेश्चन जो दूसरा था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प जो डी है वही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सब देख पा रहे होंगे, आपको बताना है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। विकल्प में दिया है बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मोहम्मद अली जिन्ना। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्प में से आपको उचित आंसर बताना है। और ये जो प्रश्न है एमपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है।
अब देखिए यहाँ पे जो है संविधान को एक पवित्र आत्मा की संज्ञा किसने दिया था, तो वो जो है B.R. अम्बेडकर ने ही दिया था। अब देखिए डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है, तथा B.R. अम्बेडकर को आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। और इसी क्रम में देखा जाए तो B.R. अम्बेडकर को एक विद्वान थे, के.बी. राव थे। तो के.बी. राव ने B.R. अम्बेडकर को संविधान की जननी की संज्ञा प्रदान की थी। अब यहाँ पर आपके समझ तमाम प्रकार के प्रश्न बन रहे होंगे कि B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता या आधुनिक मनु या संविधान की जननी क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे प्रमुख जो कारण यह था कि B.R. अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के क्या थे, चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। और इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही इन्हें उपरोक्त संज्ञा प्रदान की गई है। क्योंकि संविधान का जो ड्राफ्ट होना चाहिए, संविधान में किन किन बातों का मेंशन होना चाहिए, इन सभी बातों को जो है किसने लिखा था, तो B.R. अम्बेडकर ने लिखा था। और B.R. अम्बेडकर ने ही संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा प्रदान किया था। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से में पूछा गया है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पे विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है बेरुबारीवाद दिया है, और दूसरा विकल्प दिया है सज्जन सिंहवाद दिया है, और गोलकनाथवाद दिया है, केशवानंद भारतीय वाद दिया है। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो सबसे पहले हम यदि सभी विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं तो पहला जो विकल्प है वह है बेरुबारीवाद। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जो बेरुबारीवाद मुकदमा हुआ था 1960 में हुआ था, और इसी बेरुबारीवाद मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया था कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग या संविधान का भाग नहीं है। इस तरीके से ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल जो पहला विकल्प दिया है यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो और विकल्प हैं और विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं तो इसमें जो चौथा विकल्प है केशवानंद भारती जो है, तो केशवानंद भारती जो मुकदमा हुआ था यह 1973 में हुआ था, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग माना था। इस तरीके से आपने देखा कि इस प्रश्न का पहला विकल्प जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान के का भाग है। विकल्प यहाँ पे 4 दिए हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे आपको आंसर का चयन करना है कि आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने
कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है और इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत दिए गए और बहुमत के फलस्वरूप जो है उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, जो विकल्प दोस्तों तीसरा दिया है, यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। विकल्प में दिया है बेरुबारीवाद, दिया है ए.के. गोपालन विवाद, दिया है प्रीबिपर्स विवाद, दिया है केशवानंद भारती विवाद दिया है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी आरआई 2014 में पूछा गया था। तो बिल्कुल इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर होगा, विकल्प जो डी है वही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में आदर्शों और उद्देश्यों की जो रूपरेखा दी गई है वह जो है मौलिक अधिकार में और नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों, इन तीनों जगह देखने को मिलता है। तो इस से यह पता चलता है कि विकल्प जो सी है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सब देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। विकल्प में दिया है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और संसद दिया है। अब देखिए यहाँ पर यदि बात करते हैं कि संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है, इसी संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों को बताया गया है। और जो संविधान के उद्देश्य हैं उसमें क्या क्या बताया गया, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो हैं आपकी संविधान के उद्देश्य हैं। और इससे यह पता चलता है कि विकल्प जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। विकल्प में दिया है 2, 3, 1 और 4 दिया है। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। यदि संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला न्याय क्या है, सामाजिक न्याय है। और दूसरा न्याय क्या है, आर्थिक न्याय है। और तीसरा न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आप लोग कमेंट करके बताएं संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आंसर क्या होगा। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आप
आपको बताना है कि निम्न में से कौन सही है। विकल्प पहला दिया है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। दूसरा विकल्प दिया है देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी। और तीसरा विकल्प दिया है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। और अगला विकल्प दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। तो आपको पता है कि जो सामाजिक समानता है वह संविधान में प्रत्याभूत है। और संविधान में बताओ कहाँ पे प्रत्याभूत है, तो प्रस्तावना में प्रत्याभूत है। अब देखिए, अर्थात पहला विकल्प तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि सही की तलाश करना था। अब देखिए दूसरा विकल्प जो दिया है देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, तो क्या सामाजिक समानता जो है पहले से ही विद्यमान थी? गलत है, क्योंकि पहले क्या होता था, जाति, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो वहाँ पे सामाजिक समानता हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ये भी विकल्प गलत है। अब अगला देखते हैं विकल्प, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। बिल्कुल, जो सामाजिक समानता है वह संविधान में प्रत्याभूत है, अर्थात संविधान में लिखा गया है। और प्रस्तावना में आपने देखा था 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस प्रकार इस प्रश्न का जो विकल्प तीसरा है वही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और ये जो आज की क्लास थी आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप जो है वनडे लेवल से पीसीएस से प्री लेवल तक के एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो वो जो है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।